नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शून्य की खोज किसने की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शून्य, जीरो गणित का एक ऐसा अंक है जो कि हमारी गिनती को पूर्ण करता है। इसके बिना हमारा गणित ही अधूरा है, क्योंकि शून्य के बिना गणित ही नहीं बन सकता। शून्य की खोज किसने की? प्राचीन काल में बहुत से लोग जीवन जीना सीख रहे थे, इसीलिए भारत में वैज्ञानिक युग का उदय हो रहा था। जब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो दुनिया ने सच में इस बात को मान लिया कि आज भी हमारा भारत विज्ञान के क्षेत्र में कई विकसित देशों से काफी आगे है। लेकिन यह दुख की बात है कि हमें अपनी कई उपलब्धियों का श्रेय अब तक नहीं मिल पाया है। हम जानते हैं कि भगवान महावीर द्वारा सूक्ष्म जीवों की खोज के बारे में बताया गया था। परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने की थी, लेकिन हमें ऐसी चीजों का श्रेय नहीं दिया गया है। इनमें से एक है जीरो की खोज भी है। इस वीडियो में हम शून्य की खोज किसने की और कब की के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस शून्य की खोज किसने की और इसका इतिहास क्या है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शून्य का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित के क्षेत्र में सबसे बड़े आविष्कार में गिना जाता है। एक बार सोचिए और देखिए कि अगर जीरो असल में नहीं होता तो आज गणित कैसा होता। गणित होता तो होता, लेकिन उतना परिपूर्ण नहीं होता जितना आज है। यही कारण है कि जीरो की खोज सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में शामिल है, परंतु इसका श्रेय भी गुमनाम है। जब भी शून्य की आविष्कार की बात आती है तो हमारे मन में ऐसे कई सवाल उठते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार कब हुआ? शून्य क्या है? जीरो इन हिंदी। शून्य का आविष्कार में आर्यभट्ट का क्या योगदान है? शून्य के आविष्कार से पहले गणना कैसे की गई? शून्य, जीरो एक गणितीय संख्या है। इसे अंग्रेजी में जीरो भी कहा जाता है। गणित में शून्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो शून्य का कोई मान नहीं होता है, लेकिन अगर इसे किसी भी संख्या में रखा जाए तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि 1 के सामने एक शून्य रखा जाता है तो 10 हो जाता है, और 10 के सामने 0 रखा जाता है तो वो 100, और 100 के सामने 0 रखा जाता है तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के आगे 0 रखा जाए तो उसका मान वैसा ही रहता है। जैसे 999 के सामने 0 रखा जाता है तो वह 999 ही होगा, यानी संख्या में कोई मान घटेगा या बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा। यदि शून्य को किसी वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए तो वह वापस 0 पर ही आ जाएगा, और किसी भी वास्तविक संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। और यदि शून्य को किसी वास्तविक संख्या से विभाजित किया जाए तो इसका उत्तर अनंत होगा। शून्य का आविष्कारक कौन है, यह जानकारी आज तक पूरी तरह से छिपी हुई है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से दावा करते रहे हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, और भारतीय अभी भी मानते हैं कि शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही की थी। इसके बाद ही यह दुनिया में लोकप्रिय हुआ। लेकिन अमेरिका के एक गणितज्ञ का कहना है कि भारत में शून्य की खोज नहीं हुई थी। अमेरिकी गणितज्ञ अमीर का कहना है कंबोडिया में सबसे पुराने शून्य की खोज की है, और साथ में यह भी कहा जाता है कि इस शून्य का उल्लेख सर्वप्रथम लोक विभाग नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना मूल रूप से प्रकृति पे सर्वानंदी नामक दिगंबर जैन साधु ने की थी। इस पुस्तक में दशमलव संख्या प्रणाली का भी उल्लेख यहाँ किया गया है, और इसका उल्लेख भी किया गया है कि भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने की थी। फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि ने इसे अंग्रेजी में जीरो कहना शुरू किया। जीरो को हिंदी में शून्य कहा जाता है, जो कि संस्कृत की भाषा है। लेकिन शून्य के आविष्कार के कुछ अलग तथ्य भी यहाँ दिए गए हैं। आइए मान ले कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने 5वीं शताब्दी में किया था। फिर हजारों साल पहले कैसे रावण के 10 सिर बिना शून्य के गिने जाते थे? बिना शून्य के कैसे जाने गए कि कौरव 100 थे, या कुछ अलग चीजें हैं? लेकिन यह अभी भी कहा जाता है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में की थी। शून्य की खोज किसने की? शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों के
संख्याओं की गणना करने और कई गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत कठिनाई होती थी। देखा जाए तो इस शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में क्रांति के समान है। यदि शून्य का आविष्कार न होता तो शायद गणित आज की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होता। आज हम जिस तरह से शून्य का उपयोग कर रहे हैं और शून्य की सटीक परिभाषा हमारे पास है, उसके पीछे कई गणितज्ञों और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में इसे शून्य के सिद्धांत के साथ पेश किया था। अब आप कहेंगे कि आर्यभट्ट का शून्य का आविष्कार में क्या योगदान है, तो ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इतने सारे लोग आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शून्य का अवधारणा देने वाले पहले व्यक्ति आर्यभट्ट थे। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरू से ही मतभेद रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन बिना जीरो को यह बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। आर्यभट्ट का मानना था कि एक संख्या होनी चाहिए जो संख्या के रूप में 10 और 0 जिसका कोई मूल्य नहीं है के लिए प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन पहले भी लोग बिना किसी सिद्धांत के अलग अलग तरीकों से शून्य का इस्तेमाल करते थे और इसका कोई प्रतीक भी नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने इसे प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ पेश किया और इसका इस्तेमाल भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया। जीरो के आविष्कार के बहुत पहले से कई प्रतीकों को स्थान धारक के रूप में इस शून्य का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में सही तरह से नहीं कहा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार कब हुआ, परंतु 628 ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ इस शून्य का सटीक रूप से उपयोग किया। भारत में शून्य का विकास 5वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, या भारत में शून्य की खोज 5वीं शताब्दी से हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य पहली बार 3री या 4थी शताब्दी की बक्साली पांडुलिपि में दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर में बक्साली के पास एक गांव में इस दस्तावेज पाठ को खुदाई में पाया, जो अब पाकिस्तान में है। क्योंकि यह दस्तावेज का केवल एक खंड नहीं है, बल्कि इसमें कई खंड है जो कई सदियों पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी के मदद से जो उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थ से कार्बन समस्थानिकों की सामग्री को मापने की एक विधि है, यह पता चलता है कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना भाग 224 से लेकर 383 एडी का, नया भाग 680 से लेकर 789 एडी का और नवीनतम भाग 885 से लेकर 993 एडी का है। और इस पांडुलिपि में चीड़ के पेड़ के 70 पत्ते और सैकड़ों शून्य बिंदु के रूप में दिखाए गए हैं। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि मेरा वीडियो शून्य की खोज किसने की जरूर पसंद आया होगा। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आप दर्शकों को शून्य की खोज किसने की विषय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उन्हें किसी अन्य साइट या इंटरनेट में उस लेख के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता न हो। इससे उनका समय भी बचेगा और उन्हें सारी जानकारी भी एक ही जगह मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई संदेह है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।